नमस्कार साथियों, मैं यश के सर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल प्रथम प्रयास क्लासेस में। जैसा कि आप लोग ध्यान दे रहे हैं कि ये जो प्रश्नमाला की कड़ी है बहुत एक अच्छे और सुखद दौर से गुजर रही है। आप लोग देख पा रहे हैं थोड़ा सा मौसम आज गड़बड़ है, तो इसके लिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा। बीच बीच में जो है कुछ ढोल नगाड़े की आवाज़ आपको सुनाई दे सकती है। और आप लोग रेगुलर जो है हर वीडियो को आप लोग देखते रहेंगे। कोई भी आपकी समस्या हो रही है आप कमेंट जरूर करेंगे। हो सकता है आपका कमेंट हम तक पहुंचने में कुछ समय लगे, 2-3 दिन भी लग सकता है, लेकिन कमेंट मैं जरूर देखता हूं और उसका समाधान किसी न किसी वीडियो में आपको किया जाएगा। तो आज के लिए बस यही सूचना थी। हम लोग शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास बिना विलंब किए हुए। साथियों, आज हमारा पहला प्रश्न है कि पेपर वेट कहानी के लेखक हैं, यानी कि पेपर वेट कहानी किसने लिखी थी। एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रसंग है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, और इसे आप लोग सब लोग ध्यान देंगे कि पेपर वेट आपसे पूछा जा रहा है, पेपर वेट कहानी पूछी जा रही है कि पेपर वेट कहानी के लेखक कौन है। अब आपको बताना है रमेश उपाध्याय, शिव प्रसाद सिंह या फिर गिरिराज किशोर और सुदर्शन। इसमें से सही उत्तर क्या हो सकता है। आप लोगों को समय दिया जा रहा है 5 सेकंड का, आप लोग सोच करके बताएंगे इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। तो ध्यान रहे कि पेपर वेट जो कहानी है इसके लेखक रमेश उपाध्याय न होकर के इसका सही जवाब होगा गिरिराज किशोर। क्या होगा? गिरिराज किशोर। पेपर वेट कहानी जब आपसे पूछा जाएगा तो गिरिराज किशोर। अब देखिए रमेश उपाध्याय का भी देख लेते हैं। इन्होंने लिखा है पेपर वेट, और यह इनका नाटक है। क्या है? नाटक है। जैसा कि हमने बताया है कि हम अपने प्रश्नमाला में एक मिलती जुलती रचना को शामिल करेंगे, और अक्सर मैं मिलती जुलती रचना बल्कि उसी नाम की रचना को शामिल करता हूं और चाहता हूं कि आप लोगों का ज्ञान वर्धन हो और अधिक से अधिक जानकारी आप तक पहुंचे। तो अब तक ये चीजें आप ध्यान दीजिएगा कि पेपर वेट जब आपसे कहानी पूछा जाएगा, पेपर वेट कहानी गिरिराज किशोर। पेपर वेट नाटक जब पूछा जाएगा तो आप निश्चित तौर पर रमेश उपाध्याय लगाएंगे, और यह गलती आप नहीं करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। आदिकाल और भक्तिकाल के बीच एक स्वर्णिम कड़ी किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि स्वर्णिम कड़ी के रूप में हम किसे देखते हैं। तो विकल्प देखते हैं, जयदेव, विद्यापति, जयसी या फिर जगनिक। तो जो विद्यापति जी का समय आता है वह लगभग आदिकाल के अंतिम समय होता है और भक्तिकाल का प्रारंभिक समय होता है, और यही कारण है कि विद्यापति को रखा तो आदिकाल में जाता है। अगर आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाए कि विद्यापति किस युग के लेखक हैं, कवि हैं, रचनाकार हैं, कुछ भी पूछ लिया जाए तो आपको आदिकाल लगाना होगा। लेकिन इस तरीके से अगर प्रश्न आता है तो आप क्या लगाएंगे? विद्यापति जो है दोनों की एक बीच की स्वर्णिम कड़ी के रूप में जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं कुछ और नए प्रश्न, अच्छे प्रश्न। आदिकाल में अपभ्रंश प्रभावित रचना कौन सी है? 3-4 दिन पहले की बात है, मैं बैठा हुआ था और सोच विचार पड़ा था थोड़ा सा कि अपभ्रंश प्रभावित रचना और प्रभाव मुक्त रचना, यानी कुछ रचनाएं हैं जो अपभ्रंश प्रभाव से मुक्त हैं और कुछ रचनाएं अपभ्रंश से प्रभावित हैं। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न मिला और यह प्रश्न 1-2 बार आ चुका है। देखते हैं। हमीर रासो, ढोला रा मारो, दोहा होना चाहिए, खुमार रासो, चंदन बाला रास। अब आपको सही उत्तर लगाना है कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। तो आप लोग जल्दी से सोच के इसका सही उत्तर बताएंगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर है हमीर रासो। अब आपको एक ट्रिक्स मैं दूंगा जिससे आपका क्लियर हो जाएगा कि अपभ्रंश प्रभावित रचना कौन कौन सी है और अपभ्रंश प्रभाव से मुक्त कौन सी रचना है। इसके बाद कभी भी किसी एग्जाम में आपका एक महत्वपूर्ण प्रश्न कभी गलत नहीं होगा, और जो अब तक आप रटते आ रहे हैं, अपना समय जाया करते आ रहे हैं, उस समय की भी बचत होती है। तो देखते हैं, पहले ट्रिक्स देखते हैं, फिर उसको हम एक्सप्लेन करेंगे यानी व्याख्यायित करेंगे। सिद्धों ने
सिद्धों ने राउल के उक्त वर्ण को चुना। सिद्धों ने राउल के उक्त वर्ण को चुना। ठीक, आगे देखते हैं। नाथों ने भारत के हमीर श्रावक को सुना। एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो भी मैं ट्रिक्स बताता हूं वह अपने आप में यूनिक होती है, इकलौती होती है और सभी छात्रों के लिए ग्राह्य होती है। अब तक जो आपकी समस्या थी, यानी 8 ग्रंथ हैं इसमें जो अपभ्रंश प्रभावित हैं, और अगर ये आपको याद हो गया तो इसके बाद आपकी यहाँ पे समस्या समाप्त हो जाएगी, क्योंकि फिर इसके बाद जो अपभ्रंश प्रभाव से मुक्त रचनाएं हैं उसको आपको जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखते हैं। सिद्धों ने राउल के उक्त वर्ण को चुना, यानी सिद्ध साहित्य में 84 सिद्धों की गणना की जाती है। तो सिद्ध जो थे, राउल एक व्यक्ति है, आप मान लीजिए कि राउल एक व्यक्ति है, उन्होंने उसके वर्ण को नहीं देखा कि वह काला है या किस तरीके का है, वो थोड़ा ज्यादा सांवला है, तो उन्होंने यानी सिद्धों ने उसके वर्ण को नहीं देखा और अपने में शामिल किया, यानी सिद्धों ने उसको अपने में शामिल किया अपनी संख्या बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो इनकी संख्या लगभग कितनी थी? 84 थी। इतना आप बिल्कुल, ये कहानी है, कहानी के रूप में लीजिएगा, ऐसा ना कि राउल को भी सिद्धों में जोड़ लीजिए। ठीक है, तो सिद्धों ने राउल के उक्त वर्ण को चुना, यानी वो जैसा था वैसे ही उसके एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया, और सिद्धों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई? 84 हो गई। समझने के लिए आपके, नाथों ने भारत के हमीर श्रावक को सुना। अब जब नाथों ने यह देखा, अब नाथों की संख्या सीमित है, यानी उनके पास केवल 9 लोग हैं, 9 नाथ हैं, आप लोग बिल्कुल जानते हैं, सब लोगों ने रट रखा है, तो 9 नाथ हैं। अब उन्होंने देखा, आपको पता है सिद्ध और नाथ लगभग समय एक ही है, थोड़ा बहुत अंतर है समय का। अब देखिए नाथों ने क्या किया, उन्होंने भी प्रयास किया कि कैसे अपनी संख्या बढ़ाई जाए, लेकिन वो अपनी संख्या नहीं बढ़ा पा रहे थे। उन्होंने क्या किया इसके लिए? उन्होंने हमीर श्रावक, श्रावक जानते हैं आप किसको कहा जाता है? जो जैन धर्म के सन्यासी होते हैं उनको श्रावक कहा जाता है। तो हमीर नाम का एक श्रावक है, सन्यासी है, जिसने पूरे भारत का भ्रमण किया हो, यानी उसके पास भांति भांति के अनुभव है। तो नाथों ने भारत के हमीर श्रावक को सुना, उन्होंने उनसे सुनने का मतलब ज्ञान प्राप्त किया, सानिध्य प्राप्त किया, जानने की कोशिश की कि कैसे अपनी संख्या बढ़ाई जाए। तो इस कहानी को याद रखेंगे। अब देखते हैं इसका मतलब। सिद्धों का मतलब हुआ सिद्ध साहित्य, राउल का मतलब राउलवेल, उक्त का मतलब उक्त व्यक्ति प्रकरण, वर्ण का मतलब वर्ण रत्नाकर, नाथों का मतलब नाथ साहित्य, भारत का मतलब भारतेश्वर बाहुबली राज, हमीर रासो, हमीर का मतलब क्या हुआ? हमीर रासो, श्रावक का मतलब श्रावकाचार। ये 8 ग्रंथ हैं, कौन से? अपभ्रंश प्रभावित। तो ये अपभ्रंश प्रभावित ग्रंथों की ट्रिक है, मैंने बिल्कुल कायदे से समझा दिया है। आप वीडियो को फिर से बैक करके देख लीजिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं हम लोग आगे अगले प्रश्न की ओर। रीतिकाल के किस कवि, रीतिकाल के कवि रसलीन का लिखा ग्रंथ इनमें से कौन सा है? यानी आपसे पूछा जा रहा है कि रसलीन का ग्रंथ कौन सा है? अंग दर्पण, यमुना लहरी, रस रत्नाकर या फिर ब्रज विलास? सही उत्तर आपका क्या हो सकता है, यही आपको बताना है। चलिए देखते हैं सबसे पहले उत्तर कौन देता है। आप लोग जल्दी से इसका उत्तर देंगे। तो इसका सही उत्तर होगा अंग दर्पण। बिल्कुल फेमस रचना है ये, इंपॉर्टेंट कर लीजिए, यह बिल्कुल प्रसिद्ध रचना है। और देखते हैं, और एक बात और कि ब्रज विलास जो है यह घनानंद की है। किसकी है? घनानंद। ब्रज विलास किसका है? घनानंद का है।
यमुना लहरी ग्वाल कवि का है। किसका है? ग्वाल कवि का है। तो ये सारी बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट थी। आगे बढ़ते हैं हम लोग एक और खास प्रश्न की ओर, स्पेशल प्रश्न की ओर, महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। निम्नलिखित कवियों में से ओरछा नरेश के दरबारी कवि, मंत्र गुरु, यानी उनके गुरु भी थे दरबार में। कुछ ऐसा पहले दरबार में होता था कि जो कवि होते थे, कवि का भी काम कर लेते थे, यानी मनोरंजक का भी काम करते थे, और किसी किसी राजा ने उनको अपना गुरु भी बना रखा था दरबारी, और मंत्री का पद भी दिया हुआ था। देखते हैं, देव, केशवदास, चिंतामणि या फिर भूषण। आपका उत्तर क्या हो सकता है? जल्दी से आप लोग अपने उत्तर देंगे कि इसमें सही उत्तर क्या होगा। कि ओरछा नरेश के दरबारी कवि, मंत्र गुरु और मंत्री कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा केशवदास। और केशवदास बिल्कुल आप लोगों ने पढ़ रखा है, अच्छे से पढ़ रखा है। रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, ये सब जो है केशवदास की रचनाएं हैं। किस कवि के समग्र काव्य में छायावाद, रहस्यवाद? चलिए, प्रश्न पढ़ने से पहले इस प्रश्न को ही हम महत्वपूर्ण घोषित करते हैं कि छायावाद, रहस्यवाद, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद नई कविता की विशेषताएं एक साथ देखने को मिलती है। देखिए, जो छायावाद है या प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, सबकी एक सीमा है। यानी कि जब 1918 से लेकर 1936 तक छायावादी युग चलता है, तो छायावाद की जो प्रवृत्तियां थी उसको लेकर जिन्होंने लिखा उस समय तक, तो वह जो उनकी कविताएं हैं वह छायावाद में आएंगी। फिर प्रगतिवादी विचारधारा को लेकर अगर लिख रहा है तो प्रगतिवाद की समय सीमा 1936 से 43 तक थी, तो उसकी समय सीमा में आएगी। यानी किसी कवि को हम ऐसा नहीं कह सकते कि यह केवल और केवल किसी एक प्रवृत्ति का कवि है, क्योंकि जैसे जैसे काल परिवर्तन रहा, किसी का जीवन काल इतना छोटा तो होता नहीं कि एक ही में उनको सीमित किया जाए, एक ही काल में हम उनको सीमित कर दिया, छायावादी युग है यह। तो ये देखिए, ये पांचों विशेषताएं किस कवि में है? सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, शिवमंगल शिव सुमन या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो आपको बताना है कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। तो इसका सही उत्तर होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के जो काव्य हैं, उनकी कविताएं हैं, उसमें एक देखेंगे आप कि एक समय का बोधन दिखाई देता है कि कैसे कैसे उन्होंने अपनी कविताएं समय के अनुसार परिवर्तित की हैं। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? खूब बिल्कुल पूछा जाने वाला प्रश्न है, एक सामान्य सा प्रश्न है और स्तरीय भी है। अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 344, अनुच्छेद 345 या फिर 346, इसमें आप लोगों को उत्तर देना है कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। तो जल्दी से आप लोग अपने उत्तर दीजिए कि सही उत्तर इसका क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 343 में क्या वर्णित है कि राजभाषा हिंदी और लिपि क्या होगी? देवनागरी होगी। लिपि क्या होगी? देवनागरी होगी। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या हो सकता है। रातों रात शब्द में समास है। यहां पे आपको एक समास का प्रश्न दिया गया है, पूछा जा रहा है कि रातों रात में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास या फिर कर्मधारय समास। तो जल्दी से आप लोग अपने उत्तर देंगे कि रातों रात में कौन सा समास हो सकता है। चलिए, इसका सही उत्तर होगा अव्ययी भाव समास। यानी रातों रात में कौन सा समास होगा? तो वह अव्ययी भाव होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं निम्नलिखित में से किस कृति की पात्र मृणालिनी नहीं है? एक पात्र का नाम आपसे दिया गया है और कहा गया है कि कौन सी रचना ऐसी है जिसकी पात्र या पात्रा मृणालिनी नहीं है। अब देखते हैं हम लोग, त्यागपत्र, मृणालिनी, कल्याणी परिणय या फिर मंत्र। चलिए, त्यागपत्र, मृणालिनी, कल्याणी परिणय या फिर मंत्र। अब यहाँ पे बिल्कुल नए प्रकार का आपको प्रश्न मिल रहा है कि तीन तीन रचनाएं आपको दी जा रही है जिसमें एक ही नाम की पात्र है, यानी उसका नाम क्या है? मृणालिनी। तो ध्यान दीजिएगा,
त्यागपत्र किसकी रचना है? जैनेन्द्र की, जैनेन्द्र का। चलिए आपको ये भी बता दें, उपन्यास है, उपन्यास है। त्यागपत्र जैनेन्द्र का उपन्यास है और इसकी पात्र भी मृणालिनी है। अब यहां एक मृणालिनी उपन्यास लिखा हुआ है, उपन्यास है, किसका है यह? बंकिम चंद्र चटर्जी या फिर चट्टोपाध्याय, एक ही बात है। बंकिम चंद्र चटर्जी का ये उपन्यास है और मंत्र जो है यह कहानी है। और किसकी कहानी है? तो ध्यान दीजिएगा, यह कहानी है मुंशी प्रेमचंद और इन तीनों रचनाओं की पात्र जो है वह मृणालिनी है। कौन है? मृणालिनी है। अब देखते हैं कल्याणी परिणय। आपका यही उत्तर होगा, सही उत्तर यही होगा कि कल्याणी परिणय जो है यही आपका सही उत्तर होगा। यह नाटक है, क्या है? नाटक है। और किसका नाटक है? जयशंकर प्रसाद का, जयशंकर प्रसाद का। यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के लिए था, इसीलिए यह प्रश्न रखा गया था कि आपके ढेर सारे डाउट्स जो है वो, यानी जो संशय है वो क्लियर हो जाए। कल्याणी परिणय नाम से ही पता चल रहा है कि कल्याणी इसकी पात्र होगी। ठीक है, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। उपकुर्वन्ति तन संतं येनंग द्वारेण जातुसित। आपसे पूछा जा रहा है कि किस आचार्य का कथन है। एक कथन भी आपसे पूछा जाता है कि कौन सा कथन किस आचार्य का है। आपको बताना होगा कि यह कथन किस आचार्य का है, जयदेव का, मम्मट का, रुद्रट का या फिर भामह का। इसमें सही उत्तर क्या होगा आपका? जल्दी से आप लोग अपने उत्तर दीजिए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। बड़ा ही पहचाना सा प्रश्न है, आप लोग इससे परिचित भी रहे होंगे। तो इसका सही जवाब होगा मम्मट। यानी यह लाइनें किसकी हैं? यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? मम्मट का है। कादंबरी और कादम्बिनी शब्द युग्म का सही विकल्प क्या होगा? देखिए आप लोग वर्तनी में गलती कर देते हैं, तो वर्तनी में बिल्कुल गलती मत करिएगा। यहाँ पे दोनों का अर्थ पूछा जा रहा है, अब अर्थ समझ जाएंगे तो फिर दोबारा गलती नहीं करेंगे। कि कादंबरी और कादम्बिनी युग्म का सही विकल्प चुनिए। कोख, मर्यादा, ग्रास या काम, वर्षा वंश, शराब और घटा। अब इसमें आपको सही विकल्प चुनना है कि इसका सही अर्थ क्या होगा। दोनों के एक एक अर्थ आपको बताने होंगे। ठीक है, चलिए इसका सही उत्तर होगा शराब और घटा। जिन्होंने डी विकल्प लगाया उनका उत्तर बिल्कुल सही है। क्यों? कादंबरी का अर्थ होता है शराब और कादम्बिनी का अर्थ होता है घटा। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या होता है। बगियान बसंत बसेरो कियो, बसिए ते त्याग तपाइए न। ठीक है, दिन काम कुतूहल के जो बने तिन बीच बुलाइए ना। चलिए, एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यूजीसी नेट में पूछा गया प्रश्न है। प्रताप नारायण मिश्र, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, ठाकुर जगमोहन सिंह या भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसका उत्तर आप लोग बताइए, फिर इसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा आप लोगों को कि कैसे ऐसे प्रश्नों को आप हल कर सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिए तो आप तुरंत इसका उत्तर दे सकते हैं, भले ही यह पहली बार आपके सामने आया हो। तो ध्यान दीजिएगा, यह लाइनें जो है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का है। किसका है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का है। और इनकी एक समस्या पूर्ति है, चर्चा चलबे की चलाइए ना। क्या है? चर्चा चलबे की चलाइए ना। और देखिए उसी समस्या पूर्ति से बनी हुई लाइनें हैं, वहां पे लिखा है तपाइए ना बुलाइए ना। तो ये पूरी एक कविता है, पूरी लाइन है जो उनकी समस्या पूर्ति रही है। तो जिन लोगों को ध्यान में आया होगा वो अपना बिल्कुल प्रश्न सही कर देंगे। मजदूर किस भाषा का शब्द है? तुर्की, अरबी, पुर्तगाली या फिर फारसी। मजदूर किस भाषा का शब्द है, आपको यही बताना है। और थोड़ी सी आप लोगों को मैं कई दिन से कह रहा था कि आपको ट्रिक्स दी जाएगी, तो रविवार को 4 बजे ट्रिक्स मिलेगी आपको। आप लोग बिल्कुल देखिएगा।
विदेशज शब्दों की ट्रिक्स परसों आप लोगों को दे दी जाएगी, ठीक है। तो उसके सहारे आप कम से कम 100+ जो है विदेशी शब्दों को याद कर पाएंगे, आसानी से याद कर पाएंगे, और किसी भी परीक्षा में आप सफल होने में आपको बहुत सहायता करेगी। यूजीसी नेट की परीक्षा आने वाली है, मेरे एक छात्र ने बताया सर नेट की परीक्षा आने वाली है, और नेट में एक प्रश्न जो है विदेशज सबसे पूछा जाता है। तो आपको परसों ट्रिक्स मिलेगी, बिल्कुल आसानी से आप रटिएगा, उसको याद करिएगा, आपको याद हो जाएगी। तुर्की, अरबी, पुर्तगाली या फारसी, तो इसका सही उत्तर होगा यह फारसी भाषा का शब्द है। किसका है? फारसी भाषा का शब्द है, ठीक है। आगे देखते हैं, इनमें से एक कृत जीवनी नहीं है। अब आपसे देखिए थोड़ा सा प्रश्न घुमा दिया गया है कि कौन सी जीवनी नहीं है? आवारा मसीहा, कलम का सिपाही, शिखर से सागर तक, या फिर अन्य से अनन्या। इसमें आपसे जीवनी पूछा जा रहा है कि जीवनी कौन सा नहीं है। देखते हैं, तो इसका सही उत्तर आप लोग जल्दी से थोड़ा सोचिए, फिर मैं बताता हूं। इसका सही उत्तर होगा अन्य से अनन्या। अन्य से अनन्या क्या है? यह प्रभा खेतान का जो है आत्मकथा है। प्रभा खेतान की क्या है? आत्मकथा है, ध्यान रखिएगा। और किसकी है? प्रभा खेतान। साथियों यह प्रभा खेतान की आत्मकथा है। क्लियर हुआ? आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर का है। किसका है? विष्णु प्रभाकर का है। आवारा मसीहा जो जीवनी है यह शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के ऊपर लिखी गई है। आपसे एक प्रश्न पूछा गया था, बड़ा छोटा सा प्रश्न था लेकिन बहुत गहराई लिए हुआ था। आवारा मसीहा की रचना विष्णु प्रभाकर ने कितने वर्षों में की थी, यानी यह कृति कितने वर्षों में उन्होंने लिखी थी? यह आपके उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन का प्रश्न था, और इसका सही उत्तर होगा 14 वर्ष। यानी कि आवारा मसीहा की रचना उन्होंने 14 वर्षों में पूरी की थी, और शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के ऊपर यह लिखा गया है। कलम का सिपाही अमृत राय ने लिखा है। किसने लिखा है? अमृत राय। अमृत राय ने लिखा। किसकी जीवनी है? सभी लोग जानते हैं कि यह मुंशी प्रेमचंद की जीवनी है। शिखर से सागर तक राम कमल राय। किसने लिखा है? राम कमल राय। किसकी जीवनी है? अज्ञेय की जीवनी है। तो ये आपको जानने वाली बात थी, ये सारी बातें आप याद रखेंगे, और यह मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों को कौन सा हल करना है? इनमें से किस कवि देव का लिखा ग्रंथ कौन सा नहीं, यानी देव ने कौन सा ग्रंथ नहीं लिखा है, आपको यह बताना है। भाव विलास, भवानी विलास, रस विलास, या फिर विष्णु विलास। इसमें कौन सा ग्रंथ जो है देव ने नहीं लिखा है, यही आपको बताना है। अब थोड़ा सा हम लोग फास्ट चलते हैं, देखते हैं कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। तो इसका सही उत्तर होगा विष्णु विलास। कहने का तात्पर्य है कि भाव विलास, भवानी विलास और रस विलास की रचना किसने की थी? तो आपसे पूछा जाए तो आप तुरंत देव लगाएंगे बिना सोचे समझे। और विष्णु विलास जो है यह लाल कवि की रचना है। लाल कवि। जब भी विकल्प से मैं प्रश्न बनाता हूं या फिर उत्तर देता हूं, जैसे मैंने कहा विष्णु विलास लाल कवि की रचना है, और आपको लग रहा है कि सर क्या नई चीज है, इसके सर कुछ बता रहे हैं क्या, उसको तुरंत आप डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने का मतलब नोट करेंगे आप, ठीक है, अपने माइंड में डाउनलोड करेंगे और उसको नोट करेंगे अपनी कॉपी में। आगे बढ़ते हैं। कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत। खड़ी बोली पक्ष में आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? बहुत ही फेमस प्रश्न है, लगभग हर एग्जाम में पूछा जा चुका है कि खड़ी बोली आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? प्रेमघन, भारतेंदु, जगन्नाथ दास रत्नाकर, अयोध्या प्रसाद खत्री। अयोध्या प्रसाद खत्री, बिल्कुल एकदम ध्यान रखिएगा। और इसका सही उत्तर होगा अयोध्या प्रसाद खत्री। क्या होगा? अयोध्या प्रसाद खत्री। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य माने जाते हैं, यानी छंद शास्त्र के प्रणेता कौन है, उसके प्रारंभकर्ता कौन है, उसके पुरस्कर्ता कौन है। थोड़ा सा आप लोग प्रश्नों पे गौर किया करिए, उसके अर्थ पे गौर किया करिए, कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे, तो बिल्कुल आप चकित नहीं होंगे। पतंजलि, पिंगल, पाणिनि या फिर मनु, इसमें से सही उत्तर क्या होगा?
जल्दी से आप लोग 5 सेकंड का समय लेंगे और अपना उत्तर देंगे कि सही उत्तर क्या हो सकता है। देखते हैं सही उत्तर क्या होता है। तो इसका सही उत्तर होगा छंद शास्त्र के प्रणेता पिंगल माने जाते हैं। और एक बात और आप लोग ध्यान देंगे कि छंद शास्त्र को पूछा जा सकता है कि छंद शास्त्र को और किस नाम से जाना जाता है। तो छंद शास्त्र को जो है पिंगल शास्त्र के नाम से जाना जाता है। पिंगल मुनि थे, ऋषि थे, उन्होंने ही छंद शास्त्र का क्या किया था, प्रणयन किया था। देखते हैं अगला प्रश्न। एक तत्सम तद्भव का ही भी आपसे प्रश्न पूछ ही लिया जाता है। दृष्ट, पुष्ट, दृश्य या धृष्ट, इसमें सही विकल्प आपको चुनना है कि आपको तत्सम चुनना है किसका, ढीठ का। ढीठ यानी ढिठाई जो करता है, जबरन करता है। गांव में आप लोग सुने होंगे कि धृष्टता कर रहा है, ढिठाई कर रहा है। तो इसका सही उत्तर होगा धृष्ट। क्या होगा, धृष्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। कविताई न मैंने पाई न चुराई, इसे मैंने जीवन जोतकर किसान की तरह बोया और काटा है। क्या शानदार लाइनें हैं कि कविताई न मैंने पाई न चुराई, इसे मैंने जीवन जोतकर किसान की तरह बोया और काटा है। यह मेरी अपनी और प्राण की तरह प्यारी है। किसका कथन है, आपसे एक कथन पूछा जा रहा है कि यह कथन किसका है। केदारनाथ अग्रवाल, शमशेर बहादुर सिंह, त्रिलोचन या फिर भवानी प्रसाद मिश्र। इसमें सही उत्तर क्या होगा आपको बताना होगा, क्योंकि यह बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसको मैं इंपॉर्टेंट कर दे रहा हूं। तो ध्यान दीजिएगा, यह जो कथन है, जो वाक्य है, यह केदारनाथ अग्रवाल का है। किसका है, केदारनाथ अग्रवाल का है। जैनेन्द्र की फैंटेसी पर आधारित मनोवैज्ञानिक कहानी। चलिए देखते हैं एक बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न को। आपसे कुछ इसी प्रकार के नए प्रश्नों की आशा कर रहा है माध्यमिक चयन बोर्ड, यानी कि आपको कुछ नए प्रश्न और कुछ पुराने प्रश्नों का मिश्रण मिलने वाला है। जैनेन्द्र की फैंटेसी पर आधारित मनोवैज्ञानिक कहानी है फांसी, बाहुबली, नीलम देश की राजकन्या या फिर खेल। ध्यान दीजिए चारों कहानियां किसकी हैं। ये चारों कहानियों के लेखक जो है जैनेन्द्र हैं और आपका सही उत्तर होना चाहिए नीलम देश की राजकन्या। क्या होना चाहिए, नीलम देश की राजकन्या जो है, यह जो है मनोवैज्ञानिक भी कहानी है और फैंटेसी पे आधारित है, यानी कि थोड़ा बहुत इसमें कल्पना का भी समावेश किया गया है। भारतीय वृत्ति का संबंध किस रस से है, भारतीय वृत्ति का संबंध किस रस से है। श्रृंगार रस, वीर रस, करुण रस या फिर अद्भुत रस। तो भारतीय वृत्ति का संबंध जल्दी से आप लोग बताइए। इसका उत्तर होगा अद्भुत रस। क्या होगा, अद्भुत रस। सिर पर जूता पैर में टोपी ने नई कविता को बदनाम किया तो एक संस्कार भी दिया। सिर पर जूता और पैर में टोपी ने नई कविता को बदनाम किया तो एक संस्कार भी दिया। इस कविता का रचयिता कौन है, यानी इस कविता को किसने लिखा है। लक्ष्मीकांत वर्मा, रघुवीर सहाय, जगदीश गुप्त या फिर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इसमें सही उत्तर क्या होगा, जल्दी से आप अपने उत्तर देंगे। सोचकर बताइए कि नई कविता के लिए यह कविता किसने लिखी थी। तो जिन्होंने लक्ष्मीकांत वर्मा लगाया उनका उत्तर बिल्कुल सही है, उनकी तैयारी बिल्कुल दुरुस्त चल रही है। कहानी नई कहानी पुस्तक के लेखक। देखिए एक पुस्तक यानी आलोचना पुस्तक से भी आपसे प्रश्न पूछा जाता रहा है, पूछा जाता रहेगा। ठीक है, टीजीटी के सिलेबस में भले ही आलोचना को शामिल नहीं किया गया है, लेकिन प्रश्न वहां पे पूछा जाता है और पीजीटी के सिलेबस में तो आपको आलोचना मिलेगी ही मिलेगी। देवी शंकर अवस्थी, राजेंद्र यादव, नामवर सिंह या फिर अज्ञेय। इसमें सही उत्तर क्या होगा, जल्दी से आप लोग उत्तर बताएंगे कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। और आप लोग थोड़ा समय ले लीजिए लेकिन उत्तर सही बताएंगे। तो इसका सही उत्तर होगा नामवर सिंह। क्या होगा, नामवर सिंह। अलमा कपूदरी किसकी रचना है। आपसे कई बार यह प्रश्न पूछा गया है कि अलमा कबूतरी किसकी रचना है। तो देखते हैं सही विकल्प क्या हो सकता है। मृदुला गर्ग, गीतांजलि श्री, मैत्रेयी पुष्पा या फिर चित्रा मुदगल। इसमें सही उत्तर
क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा मैत्रेयी पुष्पा। अल्मा का पुत्री किसकी रचना है? तो यह रचना है मैत्रेयी पुष्पा की है। थोड़ा सा देखते हैं अन्य लोगों के बारे में कि अन्य लोग क्या सोचते हैं और क्या लिखते हैं। चित्राबुद्रुगों को देखते हैं। इनका है एक जमीन अपनी, एक जमीन अपनी, आवा आवा और गिलिगडू, गिलिगडू। गीतांजलि श्री का देखते हैं, माई। माई का मतलब होता है माता, माता जी को गांव में माई कहा जाता है, उन्हीं को लेकर इन्होंने लिखा है माई। तिरोहित, हमारा शहर उस बरस, हमारा शहर उस बरस। तो ठीक है, इसको आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। चलिए मृदुला गर्ग जी को भी थोड़ा देखते हैं कि इनकी कुछ उपन्यास लेते हैं। वंशज, 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 चितकोबरा, वंशज चितकोबरा, कठगुलाब, कठगुलाब और मिलजुल मन, मिलजुल मन। यहाँ पे जितनी रचनाओं को मैंने एक्सप्लेन किया है, लिखा हुआ है, आप विश्वास मानिए एक एक रचनाएं आपके लिए बिल्कुल मोती के समान है और प्रश्न आने वाले हैं। जैसे मिलजुल मन, कठगुलाब, चितकोबरा, फिर यहाँ आवा, कई बार प्रश्न पूछा गया है, एक जमीन अपनी, ये सारे प्रश्न तो एकदम बिल्कुल सुपर हिट प्रश्न रहे हैं यूजीसी नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा आपके एग्जाम में आते ही रहे हैं। गीतांजलि श्री, ये भी महत्वपूर्ण है। बुकर पुरस्कार आपको पता है इनको मिला है, तो इनकी रचनाएं आप फिर से एक बार बारीकी से बिल्कुल पढ़ लेंगे अगर आपको अपने प्रश्न बचाने हैं। पूंजीपतियों की शोषक वृत्ति को उजागर करने वाले लेखक हैं। पूंजीपतियों की शोषक वृत्ति को उजागर करने वाले कौन से लेखक हैं, यह आपको बताना है। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, जयशंकर प्रसाद, यशपाल या फिर पांडे बेचन शर्मा उग्र। पांडे बेचन शर्मा, यहाँ पे ये उग्र हो जाएगा, पांडे बेचन शर्मा उग्र। इसमें कौन सा विकल्प बिल्कुल सही है, आपको बिल्कुल बारीकी के साथ ध्यान देना है और जवाब देना है। तो यह विकल्प जो है वह होगा यशपाल। यशपाल ने पूंजीपतियों की शोषक वृत्ति को उजागर करने वाले कई उपन्यास लिखे हैं। अच्छी हिंदी बस एक ही व्यक्ति लिखता था। ये देखिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपको मिल रहा है कि अच्छी हिंदी एक ही व्यक्ति लिखता था, किस आलोचक ने किसके बारे में कहा, यानी किसने किसके बारे में कहा कि फला व्यक्ति जो है बहुत अच्छी हिंदी लिखता था। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निराला के बारे में, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बाल मुकुंद गुप्त के बारे में, या फिर रामचंद्र शुक्ल ने प्रसाद के बारे में कहा, नंद दुलारे वाजपेयी ने महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में कहा। तो ध्यान से आप देखिए एक बार, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो यह उत्तर इसका होगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बाल मुकुंद गुप्त के बारे में क्या कहा है कि अच्छी हिंदी बस एक ही व्यक्ति लिखता था। आपको पता है कि हिंदी खड़ी बोली के परिष्करण में सबसे ज्यादा योगदान किसने किया, तो वो महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में किस युग के लेखकों की दृष्टि व्याकरण के नियमों पर अच्छी तरह नहीं जमी थी, व्याकरण के नियमों पर अच्छी तरह नहीं जमी थी। प्रश्न आया हुआ है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, छायावाद युग या फिर प्रगतिवादी युग। तो ध्यान दीजिएगा, इसका सही उत्तर होगा भारतेंदु युग।
जो भारतेंदु युग था वहीं से जो है गद्य विधा की शुरुआत हुई थी। तो जाहिर सी बात है कुछ न कुछ कमियां रह जाना स्वाभाविक है, और उसका विधिवत शुरुआत जो है द्विवेदी युग में होता है। यानी हिंदी का जो संस्कार और परिष्कार होता है वह किस युग में होता है? द्विवेदी युग में होता है। इनमें से किस विद्वान का कोई भी ग्रंथ उपलब्ध नहीं है? यानी कौन सा विद्वान है जिसने कोई ग्रंथ न लिखा हो, उपलब्ध न हो? शंकुक, भट्टनायक, भट्टलोलट या फिर अभिनवगुप्त? इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा भट्टलोलट। क्या उत्तर होगा इसका सही उत्तर? तो भट्टलोलट इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या हो सकता है। निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? आपको बताना है कि संयुक्त व्यंजन कौन सा है, ढ, अंग या फिर ड़। इसमें सही उत्तर आपको चुनना है, और एक विकल्प और है, ज्ञ आपके पास विकल्प है। तो बताइए कि इसमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है। देखते हैं, तो इसका सही विकल्प जिन्होंने ज्ञ लगाया वो बिल्कुल सही है अपनी जगह। देखते हैं संयुक्त व्यंजन कैसे है यह। तो यह जो है ज और य से मिलकर बनता है, ठीक है। तो ये बात जो है आपको बिल्कुल ध्यान रखने वाली थी, और ऐसे प्रश्न आपको मिलने ही मिलने हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता द्विवेदी युग काव्य की नहीं है? यानी द्विवेदी युगीन काव्य की कौन सी विशेषता नहीं थी, यही आपको बताना है। इतिवृत्तात्मकता, सुधारवाद, काव्य के रूप में खड़ी बोली की प्रतिष्ठा और स्वानुभूति की प्रत्यक्ष प्रवृत्ति। एक बड़ा ही शानदार प्रश्न है आपके लिए, और आप लोग इसको बताएंगे। और यहाँ इस बात का ध्यान रखेंगे कि आपसे पूछा जा रहा है कि नहीं है विशेषता, तो इसका सही उत्तर होगा स्वानुभूति की प्रत्यक्ष प्रवृत्ति नहीं है। स्वानुभूति यानी अपनी अनुभूति। तो यह विशेषता जो है आप देखते हैं किसमें देखते हैं? छायावादी युग में देखते हैं। वहां पे जो है चाहे महादेव वर्मा रहे हों, चाहे प्रसाद रहे हों, या फिर निराला, सभी ने जो है अपनी अनुभूति किसी न किसी माध्यम से प्रकट की है, यानी अपनी कविताओं में प्रकट की है। अब देखिए इतिवृत्तात्मकता जो है वह भी द्विवेदी युग की विशेषता है। सुधारवाद, आप जान ही रहे हैं कि सुधारवाद का मतलब हुआ उसमें राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था, तो उसमें भी कुछ सुधार की गुंजाइश थी। तो यह भी जो है प्रवृत्ति हमें उस युग में देखने को मिलती है। और सबसे महत्वपूर्ण तीसरी विशेषता, काव्य के रूप में खड़ी बोली की प्रतिष्ठा। यानी काव्य के रूप में खड़ी बोली को जो है क्या किया जाता है? प्रतिष्ठित करने की कोशिश की जा रही थी। और यह काम जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के माध्यम से कर रहे थे। 10 तस्वीरें किस विधा की रचना है? अब आपसे पूछा जा रहा है कि 10 तस्वीरें किस विधा की रचना है। जल्दी से आप लोग उत्तर बताइए। आत्मकथा, जीवनी, रिपोर्टाज या फिर रेखा चित्र? इसमें सही उत्तर क्या होगा? और एक बात और बता दे, उत्तर मैं बता देता हूं, इसका उत्तर होगा रेखा चित्र। क्या होगा? रेखा चित्र। और यह किसका रेखा चित्र है, यह प्रश्न मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं। आप लोग अपना दिमाग का घोड़ा दौड़ाएंगे और जानने की, सोचने की कोशिश करेंगे कि रेखा चित्र किसने लिखा है। हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक, पहला अभिनीत नाटक, यानी जिस नाटक का हम सबसे पहला ऐसा कौन सा नाटक है जिसका अभिनय किया गया हो, जिसका मंचन किया गया हो, यानी जिसको खेला गया हो। हम लोग सामान्य भाषा में कहते हैं नहुस, जानकी मंगल, एक घूंट या फिर शकुंतला। इसमें कौन सा नाटक है जिसका जो है मंचन किया गया है? तो वो सही उत्तर होगा जानकी मंगल। क्या होगा? सही उत्तर होगा जानकी मंगल। आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं कि मैं नीर भरी दुख की बदली, परिचय मेरा इतिहास है यही। बाकी लाइनें आप लोग पढ़ चुके हैं, जान ही रहे हैं। महादेव वर्मा का उपयुक्त गीत उनके किस काव्य संग्रह से संबद्ध है? यानी कौन सा काव्य संग्रह है जिससे यह लाइनें ली गई हैं। देखिए कैसे प्रश्न बदलते हैं। आप लोग अब तक पढ़ते आए हैं, सब लोग रट के बैठे हुए हैं कि मैं नीर भरी दुख की बदली, परिचय मेरा इतिहास यही, उमड़ी थी मिट कल आज चली। तो इस तरीके की लाइन जो है आप बिल्कुल परिचित हैं। अब आपसे पूछ लिया गया है काव्य संग्रह का नाम। अब तक आपसे पूछा जा रहा था कि यह लाइनें किसकी हैं, अब आपको पहले ही बता दिया गया कि यह लाइनें महादेव वर्मा की है, लेकिन आपसे काव्य संग्रह पूछा जा रहा है निहार, रश्मि, नीरजा या फिर सांद गीत।
ये जो चारों जो है काव्य संग्रह वो महादेवी वर्मा के हैं, याद रखिएगा। अब आप इसमें से एक विकल्प चुनना है आपको कि सही विकल्प क्या है। तो सही विकल्प होगा सांध्य गीत। यह जो पंक्तियां हैं, यह जो कविता की लाइनें हैं, वह सांध्य गीत काव्य संग्रह से संग्रहित हैं। आगे देखते हैं, मधुशाला में हरिवंश राय बच्चन ने किस छंद का प्रयोग किया है? किस छंद का प्रयोग किया है? दोहा, चौपदे, सोनेट या फिर रुबाइयां? यह प्रश्न कहीं आया हुआ है, इसलिए थोड़ा सा अपरिचित से आपको जो है इसके छंद लग रहे हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा मैं बता दे रहा हूं। इसका सही उत्तर होगा रुबाइयां। यानी रुबाइयां एक ऐसा छंद है जिसका प्रयोग जो है हरिवंश राय बच्चन ने अपनी किसमें किया था? मधुशाला में। 1935 में यह लिखा गया था। इसका जो सन है वह बताना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह प्रश्न आया हुआ है मधुशाला का, आपसे सीधे सीधे सन पूछ लिया गया है कि मधुशाला का प्रकाशन वर्ष बताइए। नीलोत्पल के बीच समाये मोती से आंसू के बूंद, मोती से आंसू के बूंद कौन सी शब्द शक्ति है? देखिए एक शब्द शक्ति से एक बड़ा ही शानदार प्रश्न रखा गया है। लक्षणा, लक्षण लक्षणा शब्द शक्ति, अभिधा शब्द शक्ति, व्यंजना शब्द शक्ति या फिर तात्पर्य शब्द शक्ति? तो आपको बताना है, इसमें शब्द शक्ति बताना है कि कौन सी शब्द शक्ति हो सकती है। तो इसका सही उत्तर जल्दी से आप लोग सोच करके बताइए। इसका सही उत्तर होगा लक्षण लक्षणा शब्द शक्ति। क्या होगा? लक्षण लक्षणा शब्द शक्ति। कामायनी में श्रद्धा सर्ग क्रमानुसार, कामायनी में श्रद्धा सर्ग क्रमानुसार किस क्रम पर है? देखिए सर्ग आपसे एक पूछा जा रहा है। अब एग्जाम जो नए नए बन रहे हैं 15 सर्ग हैं और 15 सर्ग का आपको क्रम पूछा जा रहा है। आप ये इनके प्रकरण आप याद कर लीजिए, तीसरा, चौथा, दूसरा, सातवां। तो श्रद्धा जो है कामायनी का जो है दूसरा सर्ग, तीसरा सर्ग है। कौन सा सर्ग है? तीसरा सर्ग है। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, मतलब यही इसका क्रम चलेगा। पहला जो है सर्ग है वह चिंता से शुरू होता है और अंतिम सर्ग जो है वह आनंद है। कामायनी रचना जयशंकर प्रसाद की है, ये तो आप सभी लोग परिचित ही हैं। मैं दिन को ढूंढ रही हूं जुगनू की उजियाली में, मैं दिन को ढूंढ रही हूं जुगनू की उजियाली में, यानी कि बहुत आशा की जो किरण हम बात करते हैं बिल्कुल उसी टाइप की कुछ यह लाइनें हैं। मन मांग रहा है मेरा सिकता हीरक प्याली में, काव्य पंक्तियां हैं, यानी यह पंक्तियां किसकी हैं? महादेवी वर्मा, प्रसाद, पंत या फिर निराला? इसमें सही उत्तर क्या हो सकता है? जल्दी से आप लोग उत्तर सोचकर बताएंगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा की बड़ी ही शानदार लाइनें हैं, इसको आप लोग नोट भी करते चलेंगे। जहां पे आपको पंक्तियां मिल जाएं, कोई कथन मिल जाए, उसको आप जरूर नोट कर लिया करिए। इससे आपको यह फायदा होगा कि आपके पास पंक्तियों की एक लिस्ट तैयार हो जाएगी। प्रामाणिक शब्द के मूल शब्द और प्रत्यय का सही अलगाव है। प्रमाण प्लस क, प्रमाण प्लस एक, प्रा प्लस माणिक या फिर प्रभा, प्रमा प्लस आणिक। ऐसे ही आपको प्रश्न मिलेंगे एग्जाम में। थोड़ा अटपटे लगने वाले विकल्प रहेंगे, लेकिन आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। आपको उत्तर सही देना होगा और जिन्होंने उत्तर प्रमाण प्लस एक दिया है उनका उत्तर बिल्कुल सही है। प्रामाणिक का जो प्रत्यय लगता है, एक प्रत्यय लगता है, यानी प्रमाण में अगर एक प्रत्यय लगा देंगे तो प्रामाणिक हो जाएगा। हिंदुस्तानी पत्रिका का प्रकाशन किस संस्था ने प्रारंभ किया? हिंदुस्तानी पत्रिका का प्रकाशन आपसे पूछा जा रहा है। हिंदी अकादमी, हिंदी साहित्य अकादमी, हिंदी साहित्य सम्मेलन या फिर केंद्रीय हिंदी सम्मेलन? इसमें आपका सही उत्तर क्या हो सकता है? जल्दी से आप लोग अपने उत्तर बताएंगे। चलिए सोच करके बताइए इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। इसका सही उत्तर होगा हिंदी अकादमी। क्या होगा? हिंदी अकादमी। इसको आजकल हम लोग हिंदुस्तानी अकादमी के नाम से भी जानते हैं। और यह कहाँ पे है? तो यह इलाहाबाद में है। जो साथी इलाहाबाद के होंगे बिल्कुल हिंदुस्तानी अकादमी से एकदम
बाकायदा परिचित होंगे। केवल प्रेम लक्षणा भक्ति का आधार ग्रहण करने के कारण कृष्ण भक्ति शाखा में अश्लील विलासिता की प्रवृत्ति जागृत हुई। यह विचार किसका है? यह विचार किसका है? यही आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। जॉर्ज ग्रियर्सन, मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल या फिर राम कुमार वर्मा। इसमें सही विकल्प क्या होगा? आप लोग सोच करके जल्दी से इसका उत्तर दीजिए कि अश्लील विलासिता की प्रवृत्ति जागृत हुई कहां पे? कृष्ण भक्ति शाखा में। तो इसका सही उत्तर होगा रामचंद्र शुक्ल। यह किसका कथन है? तो यह रामचंद्र शुक्ल का कथन है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं अगला प्रश्न क्या हो सकता है। संवत 1375 से 1700 तक के साहित्य में कौन सी भावधारा परिलक्षित होती है? यानी 1375 संवत से लेकर के 1700 संवत तक कौन सी भावधारा यानी कौन सी धारा प्रवाहित हो रही है, परिलक्षित हो रही है? श्रृंगारिकता, वीरता, रीत या फिर भक्ति? तो इसका सही उत्तर होगा यह भक्ति काल है। क्या है? भक्ति की धारा है और भक्ति काल के नाम से हम जानते भी हैं। मेरी जेल डायरी, मेरी जेल डायरी यह किस लेखक की कृति? यानी इसके लेखक कौन है? चंद्रशेखर, रविंद्र कालिया, शांता कुमार या फिर मलयज? जल्दी से आप लोग अपने उत्तर दीजिए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो मेरी जेल डायरी जो है यह चंद्रशेखर का है। किसका है? चंद्रशेखर का है। अब देखते हैं कि रविंद्र कालिया का क्या है। स्मृतियों की जन्मपत्री, इनका क्या है? स्मृतियों की जन्मपत्री। तो यह रविंद्र कालिया का है। अब मलयज का देखते हैं। तो इनकी जो डायरी है मलयज की डायरी, मलयज ने क्या लिखा? मलयज की डायरी। अब एक मुख्यमंत्री की डायरी शांता कुमार ने लिखा है। क्या लिखा है? एक मुख्यमंत्री की डायरी। ये जो चारों रचनाएं आपको यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, ये चारों रचनाएं डायरी विधा की हैं। किसकी हैं? डायरी विधा की। ये डायरी विधा की हैं। डायरी होता क्या है? जब हमका मतलब कोई भी लेखक जब अपने दिन भर के कार्यों के बारे में एक डायरी रूप में उसको वर्णित करता चला जाता है, यानी वो डायरी लिखता रहता है और बाद में उसे पुस्तक का रूप देकर के प्रकाशित करवा देता है, उसी को कहते हैं डायरी। या फिर महत्वपूर्ण घटनाएं जो उस डायरी में रहती है उसको मिलाकर एक ग्रंथ के रूप में प्रकाशित करवाता है, एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित करवाता है। सोए पलाश दहकेंगे शीर्षक नवगीत संग्रह के रचनाकार हैं। यानी सोए पलाश दहकेंगे यह नवगीत संग्रह के रचनाकार कौन है? तो आपको बताना है नचिकेता, शंभुनाथ सिंह, माहेश्वर तिवारी या फिर यश मालवी। इसमें सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से आप लोग सोचकर बताएंगे कि सही उत्तर क्या होगा। और यह प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण है। क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह नचिकेता का प्रश्न है। इसका उत्तर क्या होगा? नचिकेता होगा। और एक बात आज आपको बता दें, मैंने कभी क्लास में यह बात बताई नहीं कि जितने भी प्रश्न यहाँ पे आप देखते हैं उसमें से 99% प्रश्न कहीं ना कहीं आए हुए रहते हैं। उसको मैं आप लोगों की सुविधा अनुसार और गत परीक्षा को देखते हुए, यानी आपके टीजीटी, पीजीटी और जो रीट परीक्षा है या फिर आने वाले भविष्य में एलटी की परीक्षा है, उसको देखते हुए उसका मैं संग्रह करता हूं, उसको मैं इकट्ठा करता हूं कि किस तरीके से आपके सामने प्रस्तुत किया जाए। तो किसी भी प्रश्न को आप हल्के में लेने की गलती बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पिता ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए। पिता ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए। यह वाक्य उदाहरण है, यानी किस प्रकार का वाक्य है ये आपको बताना है कि यह किस प्रकार का वाक्य है। सरल वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, मिश्र वाक्य या फिर आज्ञावाचक वाक्य। तो
थोड़ा उल्टा ही चल लेते हैं हम लोग, देखते हैं। आज्ञावाचक वाक्य मतलब जहां पे कोई आज्ञा दी रहे, तो यहाँ आज्ञा जैसी कोई बात हमें दिखाई नहीं दे रही है। इच्छावाचक वाक्य, तो इच्छा भी नहीं कोई प्रकट की गई है। सरल वाक्य, जहां एक उद्देश्य और एक विधेय रहता है वहां पे सरल वाक्य होता है। जबकि यहाँ पे देख रहे हैं पिता ने समझाया सदा सत्य बोलना चाहिए, तो यहाँ पे आपको मिश्र वाक्य होगा। आपका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा मिश्र वाक्य। छायावाद को राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति किसने कही? छायावाद को राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति कही, यानी जो राष्ट्रीय जागरण हो रहा था उसकी काव्यात्मक अभिव्यक्ति किसने कहा है? नामवर सिंह, नंद दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र या फिर रामस्वरूप चतुर्वेदी। इसमें सही उत्तर क्या हो सकता है? तो देखते हैं, इसका सही उत्तर होगा नामवर सिंह। क्या होगा? नामवर सिंह। आगे बढ़ते हैं कि अगला प्रश्न क्या हो सकता है। सूखता हुआ तालाब, थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हो गया है तो परेशान मत होइए, आपको बिल्कुल सही प्रश्न मिला हुआ है कि सूखता हुआ तालाब उपन्यास के लेखक हैं। सूखता हुआ तालाब उपन्यास के लेखक कौन हैं? गोविंद मिश्र, रामदरस मिश्र, प्रभाकर माचवे या फिर हिमांशु जोशी। इसमें सही उत्तर आपका क्या होना चाहिए? जल्दी से आप लोग उत्तर देंगे और आपके उत्तर का इंतजार है। ठीक है, चलिए, जिन्होंने रामदरस मिश्र उत्तर दिया है उनका उत्तर बिल्कुल सही है कि सूखता हुआ तालाब जो है वह किसका है? रामदरस मिश्र का है। देखिए, रामदरस मिश्र जो है बड़ा ही इस समय महत्वपूर्ण रोल प्ले करेंगे आपके आने वाले एग्जाम में। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि उनको जो है कौन सा सम्मान मिला है? सरस्वती सम्मान मिला है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी चाहिए और इनके सारी रचनाओं को आपको गहराई से लेना पड़ेगा। ठीक है, पानी के प्राचीर, जल टूटता हुआ, पानी की प्राचीर, जल टूटता हुआ, बीच का समय। ठीक है, तो इस बात को आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। रामकृष्ण परमहंस के जीवन को लक्ष्य करके लिखी गई हलचल के पंख पुस्तक के लेखक है। हलचल के पंख, किसको जीवन को केंद्र में रखा गया? तो यहाँ पे रामकृष्ण परमहंस जो एक साधु हैं, सन्यासी हैं, उनके जीवन को केंद्र में रखकर लिखा गया हलचल के पंख। अब आपसे पूछा जा रहा है कि हलचल के पंख के लेखक कौन है, और यही आपका प्रश्न है। जल्दी से बताइए, रामचंद्र तिवारी, मोहन अवस्थी, कृष्ण बिहारी मिश्र या फिर कुबेरनाथ राय। इसमें आपका सही उत्तर क्या हो सकता है? सोच करके बताइए। बिल्कुल यह प्रश्न आया हुआ है और महत्वपूर्ण है। तो सही उत्तर होगा मोहन अवस्थी। मोहन अवस्थी ने हलचल के पंख लिखा है। किसके ऊपर लिखा है? रामकृष्ण परमहंस। और एक रचना कृष्ण बिहारी मिश्र की भी है। किसकी है? कृष्ण बिहारी मिश्र की है। उन्होंने भी रामकृष्ण परमहंस की एक जीवनी लिखी है। देखते हैं उसका क्या नाम है। कल्पतरु की उत्सव लीला। तो ये बात आपको ध्यान रखने वाली थी कि कल्पतरु की उत्सव लीला कृष्ण बिहारी मिश्र का है। किसका है? कृष्ण बिहारी मिश्र का है। अंगद पैज की रचना किसने की थी? अंगद पैज की रचना किसने की थी? नाभादास, धरणीदास, ईश्वरदास या फिर मलुकदास। इसमें सही उत्तर क्या होगा? आप लोग बिल्कुल परिचित हैं इस प्रश्न से भी और लेखक से भी, तो इसका सही उत्तर होगा ईश्वरदास। अब देखिए, ईश्वरदास की 2-3 रचनाएं जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, उसको आप बिल्कुल कभी भी नहीं भूलेंगे। एक है सत्यवती कथा, सत्यवती कथा, और एक दूसरी रचना है
भरत मिलाप। क्या नाम है? भरत मिलाप। अंगद पैज, सत्यवती कथा और भरत मिलाप, ये तीनों रचनाएं एकदम से बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट है। और किसकी है? तो वह ईश्वरदास की है। इसे आप बिल्कुल याद रखेंगे। ठेले पर हिमालय किस विधा की रचना है? ठेले पर हिमालय किस विधा की रचना है? देखिए कैसे घुमाया जा रहा है आपसे प्रश्न कि विधा रचना दे दी जाएगी, लेखक पूछे जाएंगे, लेखक दे दिए जाएंगे, रचना पूछी जाएगी। आपसे पूछ लिया जाता है इनमें से कौन सी रचना फला लेखक की नहीं है। अब यहाँ थोड़ा सा प्रश्न को घुमाया गया है कि ठेले पर हिमालय विधा आपसे पूछा जा रहा है, उपन्यास, कहानी, यात्रावृत्त या फिर निबंध। तो इसका सही उत्तर होगा निबंध होगा। और यह है किसकी? धर्मवीर भारती की। किसकी है? धर्मवीर भारती की है। और इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है कि ठेले पर हिमालय के लेखक कौन है। ऐसे करके आपको प्रश्न पूछा जाता रहा है। चलिए देखते हैं हमारे पिटारे में अगला प्रश्न क्या है। 19वीं सदी के नवजागरण के दौरान किस पत्रिका ने हिंदी गद्य के विकास में योगदान दिया था? देखिए कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिएगा। यहां पे पूछा जा रहा है कि 19वीं सदी के नवजागरण के दौरान, यानी जब नवजागरण शुरू हो रहा था उस समय कौन सी पत्रिका महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो इसका सही उत्तर होगा कवि वचन सुधा। क्या उत्तर होगा? कवि वचन सुधा। 1868 ईस्वी। और यह पत्रिका कौन निकालता था? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 4 खंडों में प्रकाशित बच्चन की आत्मकथा का प्रथम खंड है। देखिए कितना गजब का प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि हरिवंश राय बच्चन ने अपनी आत्मकथा जो है वह 4 भागों में लिखी हुई है। देखते हैं। बरसेरे सुदूर, नीड़ का निर्माण, फिर क्या भूलूं क्या याद करूं, 10 द्वार से सोपान तक। यह प्रश्न जो है अलग अलग तरीकों से पूछा जा रहा है। कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि पहला खंड कौन सा है, कभी यह पूछ लिया जाता है कि हरिवंश राय बच्चन की निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा नहीं है। तो 3 विकल्प देके चौथा विकल्प किसी और का रख दिया जाता है। तो इसको बिल्कुल आप ध्यान से देखेंगे और उत्तर देंगे। तो इसका सही उत्तर होगा क्या भूलूं क्या याद करूं। क्या उत्तर होगा? क्या भूलूं क्या याद करूं। सन देख लेते हैं। 1969। नीड़ का निर्माण फिर 1970। बसेरे से दूर 1977 और कहीं कहीं 78 मिलता है, तो आप परेशान नहीं होंगे। ठीक है। और 10 द्वार से सोपान तक 1985 ईस्वी। क्या है? 1985 ईस्वी। इसका एक ट्रिक मैंने बनाया था, आप लोगों को मैं बता चुका हूं, एक बार फिर से दोहरा देता हूं। क्या नीड़ बसेरे से 10 कदम दूर है? बसेरे से 10 कदम दूर है। दूर है। देखिए कितना आसान सा ट्रिक है। इसके माध्यम से आप तुरंत ये बता सकते हैं कि कौन पहली रचना है, इनकी पहली आत्मकथा है, कौन दूसरी आत्मकथा है, कौन तीसरी आत्मकथा है और कौन चौथी आत्मकथा है। तो इसे बिल्कुल याद रखेंगे। क्या से क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक। ये इनकी चारों आत्मकथाओं की ट्रिक थी और इसे आप बिल्कुल बारीकी के साथ याद रखेंगे, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना भारतवर्ष में कब हुई? बड़ा आसान सा प्रश्न है कि भारतवर्ष में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई? 1930, 1936, 1932 या फिर 1938? इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा 1936, यानी भारत में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना 1936 में हुई थी। आपसे हमेशा पूछा जाता है कि प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? पहला अधिवेशन
तो यह हुआ था 1936 में ही। कहां हुआ? लखनऊ में हुआ। ध्यान रखने वाली बात है। और पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने थी? अध्यक्ष तो पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? प्रेमचंद थे। तो ये बातें आपके लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण थी कि पहला अधिवेशन कहां हुआ प्रगतिशील लेखक संघ का। तो प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन 1936 में लखनऊ में हुआ। किसने पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो वो कौन थे? प्रेमचंद जी थे। जिसके हृदय में ममता नहीं है, जिसके हृदय में ममता नहीं है। क्या शानदार सा प्रश्न है कि जिसके हृदय में ममता नहीं है उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या हो सकता है? मर्माहत, क्रूर, निर्मम या फिर निर्दय? इसका सही उत्तर क्या होगा? आप लोग सोच करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। तो जिसके हृदय में ममता नहीं है उसके लिए निर्मम किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो निर्मम शब्द का प्रयोग किया जाता है। एक बढ़िया सा एक कविता है। और अब तो हवा भी बुझ चुकी है और सारे इश्तिहार उतार लिए गए हैं, जिनमें कल आदमी अकाल था, उपर्युक्त पंक्तियां किस कवि की हैं? देखिए कितनी बढ़िया लाइन है यह। नागार्जुन, मुक्तिबोध, धूमिल या फिर लीलाधर जुगुड़ी? इसका सही उत्तर क्या हो सकता है कि और अब तो हवा भी बुझ चुकी है और सारे इश्तिहार उतार लिए गए हैं, जिसमें कल आदमी अकाल था। ठीक है, यानी चुनाव की हवा समाप्त हो गई है। इश्तिहार का मतलब जो भी पोस्टर लगे हैं वह उतार लिए गए हैं। अब आप बता सकते हैं कि यह लाइनें किसकी हैं। तो यह लाइनें जो है सुदामा पांडे धूमिल की है। धूमिल का पूरा नाम भी आपसे पूछा जाता है। सुदामा पांडे, इनका वास्तविक नाम पूछ लिया जाता है तो इनका वास्तविक नाम जो है वह सुदामा पांडे है। साखी किसका संकलन है? यानी साखी किसका संकलन है? अब आपसे पूछा जा रहा है साखी काव्य संकलन किसका है, लेकिन यह ऐसे ही प्रश्न आया हुआ है इसीलिए मैंने प्रश्न वैसे ही रख दिया है, जबकि इसका तात्पर्य है आपसे पूछा जा रहा है कि साखी किसका काव्य संकलन है। शमशेर बहादुर सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हरि नारायण व्यास या फिर विजय देव नारायण शाही? ठीक है, तो जल्दी से आप लोग बताएंगे कि साखी किसका है। तो साखी जो है वह विजय देव नारायण शाही का है। किसका है? विजय देव नारायण शाही। एक इनका और महत्वपूर्ण काव्य है, वह है छठा दशक। छठा दशक जो है इनका काव्य संकलन बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एक और बात बता दें, चलिए क्लियर कर दें। छठवां दशक या आलोचना है, क्या है? इन्हीं का है, आलोचना है। छठा दशक काव्य है विजय देव नारायण शाही का और छठवां दशक आलोचना है। प्रश्न आए हुए हैं इसलिए आपको क्लियर कराना बहुत ही जरूरी है। जितनी बातें मेरे दिमाग में आती रहती है प्रश्न को देखने के बाद मैं कोशिश करता हूं कि अधिक से अधिक जानकारी आपको देता चलूं। इससे क्या होगा, आपका रिवीजन अच्छे से होता रहेगा। दिए गए विकल्पों में से उत्कंठा के समानार्थी शब्द कौन से हैं? उत्कंठा, आपसे पूछा जा रहा है कि उत्कंठा का समानार्थी कौन सा है? उत्सुकता, अभिलाषा, हर्ष, प्रमोद, कौतूहल, कौतुक, विराम या विलंब? तो किसी अच्छी बात को लेकर, किसी नई बात को लेकर हमारे मन में क्या बनी रहती है? उत्कंठा बनी रहती है, उत्सुकता बनी रहती है, अभिलाषा बनी रहती है कि ऐसा होने वाला है। जैसे जब हम किसी कॉलेज में जाते हैं, उसके परिसर में जाते हैं, तो क्या होता है, हमारे मन में एक उत्सुकता बनी रहती है कि हमारा क्लासरूम कैसा होगा, वह विश्वविद्यालय या कॉलेज कैसा होगा, वहाँ का परिसर कैसा होगा, वहाँ पे जो हमारे छात्र साथी होंगे वह कैसे होंगे। तो उत्कंठा बनी रहती है, यानी एक उत्सुकता रहती है मन में, एक अभिलाषा। ये सारी बातें समानार्थी हैं। अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहां देखने को मिलता है?
सबसे पहले अपभ्रंश का प्रयोग कहाँ मिला, यानी ऐतिहासिक तौर पे कहाँ मिलता है? सूरदास की रचना में, भरत मुनि की रचना में, राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में, या फिर तुलसीदास की रचना में? इसमें कौन सी ऐसी रचना है जहां पे हमें अपभ्रंश का प्रथम प्रयोग मिलता है देखने को? तो जल्दी से आप लोग उत्तर दीजिएगा। राजा धारसेन की द्वितीय शिलालेख में हमें सबसे पहले जो है वो क्या देखने को मिलता है? अपभ्रंश शब्द का प्रयोग। चलिए देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। यारों के यार कृष्णा सोबती, मछली मरी हुई राजकमल चौधरी, सपाट चेहरे वाला आदमी दूधना सिंह, कोसी का घटवार भीष्म साहनी। जल्दी से आप लोग बताएंगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर है यारों के यार जो है वह कृष्णा सोबती का है, बिल्कुल सही है। मछली मरी हुई राजकमल चौधरी का है, बिल्कुल सही है। सपाट चेहरे वाला आदमी दूधनाथ सिंह की रचना है, यह भी बिल्कुल सही है। और कोसी का घटवार भीष्म साहनी का नहीं है, यह भीष्म साहनी का नहीं है, यही आपका सही उत्तर होना चाहिए। यह शेखर जोशी का है, शेखर जोशी का है। तो साथियों आज की प्रश्नमाला को मैं यही समाप्त कर रहा हूं। कतिपय कुछ कारण है, ऐसे कारण हैं जो आज केवल आपको 58 प्रश्न पढ़ाए जा रहे हैं। तो बिल्कुल आप इस वीडियो को जब भी आपको समय लगे, जैसे कभी कभी होता है जो काम है, जो सांसारिक काम है, जो सांसारिक जीवन है, वह हमारे जीवन का अभिन्न अंग है, यानी हम उससे अपने आप को अलग नहीं कर सकते हैं। किसी को इमरजेंसी में घर जाना होता है या फिर किसी को अन्य कोई काम करना रहता है। जब भी हमें मौका मिले, आप विश्वास मानिए प्रश्नमाला 1 से लेकर के और अभी तक जो ये प्रश्नमाला 23वीं चल रही है, या फिर जो आपको पुराने टीजीटी पीजीटी के पेपर हल कराए गए हैं, उसको आप बार बार देखेंगे तो आपको हमेशा कुछ नया मिलेगा। जब जब आप प्रश्नों को हल करेंगे, विश्वास मानिए आपको हर बार नया लगेगा। अगर आपको विश्वास ना हो रहा हो तो आज वही जो आज वीडियो आप देख रहे हैं, इसी को 2 दिन के बाद आप देखिएगा, आपको लगेगा सर ने क्या बता दिया, यस के सर ने ये कौन सा प्रश्न बता दिया, ये तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो ये चीजें आप ध्यान रखेंगे और परीक्षा जो है अपने निर्धारित समय पे होगी। अब वह समय कौन सा होगा यह थोड़ा सा देखने वाली बात है। हमें बहुत सारे कमेंट मिलते हैं, सर क्या परीक्षा कब होने वाली है? तो परीक्षा जो है लगभग मान के चलिए कि नवंबर या दिसंबर में, नवंबर के अंतिम सप्ताह या दिसंबर में आपकी परीक्षा हो सकती है। अपनी तैयारी आप जारी रखिए, अपनी तैयारी बनाए रखिए, अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट हल करिए और जो भी आपकी कमियां रह गई हैं, जो भी आपके पाठ छूट गए हैं, उन्हें आप तैयार करेंगे और वीडियो जो है अधिक से अधिक दोस्तों तक पहुंचाइए अपने, ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। तो इसी के साथ जो है आज की मैं क्लास समाप्त कर रहा हूं। आप सभी लोग इस चैनल पर आए, अपने चैनल पर आए। जैसा कि मैंने कल भी बताया था कि प्रथम प्रयास क्लासेस नाम जो है यह मेरा रखने का कतई विचार नहीं था। मेरा विचार हमेशा से यही था कि प्रथम प्रयास परिवार इसका नाम रखा जाए। कल भी मैंने ये बात बताई थी, लेकिन कुछ ऐसा कारण हुआ, जो हमारी टीम थी उन्होंने कहा नहीं क्लासेस होना चाहिए, यहाँ पे पढ़ाई होगी। तो ये बात आप ध्यान रखिए, सभी लोग परिवार के सदस्य हैं और सभी लोग अपनी कमेंट करके आप लोग बिल्कुल समस्या अपनी बता सकते हैं। आपकी समस्या का समाधान प्रश्नों के माध्यम से किया जाएगा। तो इसी के साथ आज की क्लास समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।